क्योंकि आपको पता है कि बिना फार्मूले के जो आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो आपके आंकिक प्रश्न हैं वो नहीं लगने वाले, क्योंकि इस चैप्टर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो 10 यही इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इन सूत्रों को लास्ट तक देखते रहें, ठीक है। मैं सब कुछ क्लियर कराऊंगा। देखिए, फार्मूला नंबर 1 है कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम का फार्मूला ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा, अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो। देखिए क्या होता है, कूलाम का नियम 2 बिंदु आवेशों पर लगने वाले बल के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो F इक्वल टू फार्मूला इसका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन, ठीक है। जो कूलाम के नियम का फार्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है, ठीक है। उसी के हिसाब से ये फार्मूला है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपका जो है एक नियतांक है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर एक बात और आती है, F क्या है, ये बल है, ठीक है, फोर्स। Q1 क्या है, ये पहला आवेश है। Q2 दूसरा आवेश। R क्या है, 2 आवेशों के बीच की दूरी, मैं सब कुछ बताऊंगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं लगने वाले। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 9 × 10⁹, यानी कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। समझ में आया। तो इतनी चीज़ें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो कूलाम का नियम आपका फार्मूला ये है, इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो ये सब आपको पता चल गया। ये फर्स्ट फार्मूला था। सेकेंड फार्मूला हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग डिनोट करते हैं ई से। ई इक्वल टू F/Q0, यानी कि किसी अल्पधन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को की निष्पत्ति को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका फार्मूला होगा E इक्वल टू F/Q0, जहाँ E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F है बल, F क्या है, बल है, ठीक है। Q0 क्या है, यह है आवेश, या इसका नाम है अल्पधन परीक्षण आवेश, अल्पधन परीक्षण आवेश, ठीक है। या धन परीक्षण आवेश भी आप लिख सकते हैं। अब ये धन परीक्षण आवेश क्या होता है, इसका जो यूज है वो जो है परीक्षण के लिए, यानी कि टेस्ट के लिए किया जाता है। बहुत ही छोटा सा आवेश है, बहुत ही अल्प आवेश है, काल्पनिक है, ठीक है। इसीलिए इसे अल्पधन परीक्षण आवेश कहते हैं। तीसरा हमारा है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। देखिए ये एक डेरिवेशन है, लेकिन इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है 1/4 पाई, ब्लू पेन का यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर। और जो आपका E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये होता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, ठीक है। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹, Q है आवेश, R है 2 आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। और समझ में आया। तो ये आपका फार्मूला होता है। चौथा देखिए, चौथा फार्मूला हमारा है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय रेखा स्थिति पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा स्थिति है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। तो वो होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/R³, और E का मात्रक होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला किसका, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P क्या है, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, याद रखिएगा। R क्या है, ये है दूरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा फार्मूला देखते हैं। देखिए हमारा पांचवा फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक अक्षीय स्थिति होती है, एक निरक्षीय स्थिति होती है। तो अब आ गया है निरक्षीय स्थिति
पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो देखिए इसका फार्मूला भी लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। E=1/4πε0 इंटू P/r³। वहाँ पर क्या था, अच्छी स्थिति में 2P/r³ था, ठीक है, 2P, यहाँ पर केवल P है, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये होगा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है। सब कुछ आपको पता है। P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 4πε0 1/4πε0 की वैल्यू पता है, R है दूरी, ठीक है। 6 नंबर हमारा फार्मूला है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, यानी कि बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला। तो बल युग्म आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं टाउ से, इसका नाम क्या है, टाउ, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, साइन थीटा। टाउ का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो ये आपका हो जाएगा, और यही फार्मूला होगा वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का, ठीक है। जहाँ पर टाउ है बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, टाउ है, P है पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया साइन थीटा है इनके बीच का कोण, ठीक है। अब 7वां हमारा आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैद्युत फ्लक्स का, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होगा क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आपका सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। जहाँ E क्या है, E है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, DA क्या है, DA आपका है क्षेत्रफल सदिश। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का, ठीक है। तो फाई E इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। 8वां हमारा है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है, इसका फार्मूला होगा फाई E इक्वल टू Q/ε0। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ गॉस के प्रमेय, फाई E इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। ये गॉस के प्रमेय जब मैंने आपको पढ़ा था कि किसी बंद वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। वही यहाँ पर हमने लिखा है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि Q क्या है, Q है आवेश, ठीक है, ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, फाई E है विद्युत फ्लक्स। तो ये भी आप फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आता है हमारा 9 नंबर है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक है उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा। ये जो आपका है ये एक डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो E इक्वल टू फार्मूला होगा σ/2ε0, ठीक है। E इक्वल टू क्या होगा, σ/2ε0। अब यहाँ पर सिग्मा क्या है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये है आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा जो है यह है आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ε0 आप सभी को पता है क्या है, ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। सिग्मा याद रखिएगा, लिख देता हूँ मैं ताकि भूलिए ना आप। सिग्मा इक्वल टू आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व, ठीक है। लास्ट वन हमारा 10 नंबर आता है कि आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू σ/ε0। यहाँ पर σ/2ε0 था और यहाँ पर हो जाएगा σ/ε0, ठीक है। जहाँ सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, ε0 है निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। ये सब आपके कुछ डेरिवेशंस के फार्मूले हैं, कुछ थ्योरी के फार्मूले हैं। तो ये सब फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र था उसका पूरा फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बारी आती है सेकंड चैप्टर की, क्योंकि सेकंड चैप्टर से भी न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे में आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को आसानी से लगा पाएंगे। तो देखिए अगर ये 15 आप लोग देख लेते हैं तो आपको कोई और फार्मूला देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा फार्मूला मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा वैद्युत विभव, ठीक है। तो वैद्युत विभव को हम लोग डिनोट करते हैं V से। देखिए सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक वीडियो फार्मूला का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग इसी तरह केमिस्ट्री के भी वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक का टारगेट है 1000 लाइक का, अगर पूरा हो जाएगा तो मैं सभी के इंपॉर्टेंट फार्मूले बताऊंगा। देखिए वैद्युत विभव को हम डिनोट करते हैं V से। V इक्वल टू इसका फार्मूला होता है W/Q0,
जहाँ W क्या है, कार्य है, Q नॉट क्या है, अल्पधन परीक्षण आवेश है, यानी कि आवेश। ठीक है, तो मैं आपको इसी तरह बता दूंगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। W क्या है, कार्य है, Q क्या है, Q नॉट है, यानी कि अल्पधन परीक्षण आवेश। Q नॉट को आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए Q नॉट का प्रयोग कब होता है, जब बहुत सूक्ष्म आवेश हमें लेना होता है, ठीक है, परीक्षण के लिए, तो वही है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में हमें ये फार्मूला कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 1 KeV, ठीक है, यानी कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 MeV 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 BeV 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनकी वैल्यू कितनी होती है। देखिए ये भी आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे। तो 1 KeV की वैल्यू होती है 10 के पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर -16 जूल। जूल में अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए क्योंकि आपको पता है कि जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो देखिए वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैंने वैल्यू लिख दी 1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो 19 में से 3 जाएगा तो 16 बचेगा। तो इस प्रकार से 1 KeV की वैल्यू होगी, अगर EV में बात करें तो 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर जूल में बात करें तो 1.6 गुणे 10 की पावर -16 जूल। ठीक है, सेकंड है 1 MeV, इसकी वैल्यू होगी 10 की पावर 6। देखिए मिलियन, मिलियन है तो पीछे 6 जीरो होंगे, तो इसीलिए हम 6 लिख रहे हैं। किलो था तो पीछे 3 जीरो था, हमने 10 की पावर 3 लिखा। अब बिलियन में क्या होगा, 9 जीरो होंगे, तो इसीलिए 10 की पावर 9 लिखा जाएगा। अब इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर -13। 19 में से जितना आपको यहाँ दिया गया है उतना घटा दीजिए। तो यहाँ पर 3 दिया गया था तो 19 में से हमने 3 घटा दिया, 16 बचा। यहाँ पर 6 दिया गया था तो 19 में से 6 घटा देंगे, 13 बचेगा। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। उसके बाद में 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होगी 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको हम लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर -10 जूल। ठीक है, तो 19 में से हमने 9 घटा दिया तो 10 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये वैल्यू याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए, तीसरा हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक डेरिवेशन का है, जो कि है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो इसका फार्मूला होता है B = 1/4πε0 4πε0 इंटू Q/R वोल्ट। ठीक है, ये फार्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का, जहाँ V क्या है, वैद्युत विभव है, 1/4πε0, जिसकी वैल्यू क्या होती है, याद रखिए 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, ये एक नोट पॉइंट की तरह आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे चलकर काम आएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है, क्यों क्या है, आवेश है, R क्या है, दूरी है। तो ये आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र होगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ये क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होगा, तो वो होता है V = 1/4πε0 इंटू P/R² वोल्ट। ठीक है, R² वोल्ट, ये अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र होगा, जहाँ V क्या है, विभव है, 1/4πε0 की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ। P क्या है, P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, R क्या है, दूरी। ठीक है, जो आवेश की दूरी है वो है, तो R² यहाँ पर दिया गया है, तो यानी कि 2R। अब निरक्षीय स्थिति में पूछा जाए तो वो 0 होता है, उसमें B की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट है हमारा स्थिर स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको हम डिनोट करते हैं U से। U = होता है 1/4πε0 इंटू Q1/R जूल। ठीक है, ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, जहाँ Q1 है पहला आवेश, Q2 है दूसरा आवेश, R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होगा। एक फार्मूला अभी आगे और हम और देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा छठवां है विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता को हम लोग डिनोट करते हैं E से। ठीक है, तो E = फार्मूला होता है ΔV/ΔX, ΔV/ΔX, जहाँ ΔV क्या है, विभव में परिवर्तन, ΔX क्या है, दूरी में परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर माइनस में रहेगा, यानी कि -ΔV/ΔX, ये होगा विभव प्रवणता का फार्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं टाउ से, इसका नाम है टाउ। ठीक है, टाउ = PE sin θ,
पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो P क्या है यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यही होगा आपका वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का फार्मूला, जिसको हम बलयुग्म आघूर्ण को डिनोट करते हैं टाउ से, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर, ये तो सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है कि वैद्युत धारिता, अब वैद्युत धारिता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, C से। C इक्वल टू होता है Q अपान V। ठीक है, C इक्वल टू Q अपान V, जहाँ Q है आवेश, V है विभव। ठीक है, तो C इक्वल टू Q अपान V ये फार्मूला होता है, वैद्युत धारिता को हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसको हम डिनोट करते हैं धारिता को C से। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। ठीक है, इंटू A फैरड, क्योंकि धारिता का मात्रक फैरड होता है। तो ये फार्मूला हो जाएगा विलगित गोलीय चालक की धारिता। जहां देखिए आपका ये क्या है, ठीक है, 4 पाई तो आपका नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, के क्या है, के एक नियतांक है। ठीक है, के क्या है, के एक नियतांक है। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझना है, यहाँ पर आपका ए क्या है। ठीक है, तो ए है गोले की त्रिज्या, जो विलगित गोलीय चालक होता है तो गोलीय चालक है, तो गोले की ये त्रिज्या है ए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर फार्मूला, जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी प्रूव करा चुका हूँ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इसका फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू, धारिता को C डिनोट करते हैं, C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D फैरड। ठीक है, तो C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपान D, जहाँ K क्या है, नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, A क्या है, क्षेत्रफल है, और D क्या है, D है संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, यानी कि इसमें 2 प्लेट होते हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी है, वो उसको हम D से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। यानी कि अगला फार्मूला हमारा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो धारिता को हम C से डिनोट करेंगे। C इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T प्लस T अपान K। ठीक है, ये फार्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो। जहाँ देखिए ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, A है क्षेत्रफल, ठीक है, और D है जो आपके दो संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी, T क्या है, जो संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा है उसकी मोटाई है T। ठीक है, K क्या है, K है आपका नियतांक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता। यानी कि अगर समांतर क्रम में जुड़ा है तो उसकी संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो वो होती है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn, कुछ भी जितना आपके पास संधारित्र है उन सभी को जोड़ दीजिए आपस में। ठीक है, तो समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट आप Cn भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जितने संधारित्र हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए, तो ये समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता का फार्मूला होगा, जहाँ C1 है पहले संधारित्र की धारिता, C2 दूसरे संधारित्र की धारिता, C3 तीसरे संधारित्र की धारिता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता। तो इसका सेम उल्टा हो जाएगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस जितने संधारित्र आपके पास है सभी को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में। इसमें जो है 1 के नीचे सब रहेंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक फार्मूला, दो फार्मूला मैं बता देता हूँ। एक ये होगा U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपान C जूल। ठीक है, एक फार्मूला तो ये हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक आपका इसी तरह से मान लीजिए Q और C के पदों में दिया गया है तो ये फार्मूला लगा दीजिए, और अगर इस प्रकार से दिया गया है 1/2 CV स्क्वायर, अगर विभव दिया गया है तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना है, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। बहुत ही फेमस ये फार्मूला है। ठीक है, अब अपना लास्ट फार्मूला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व।
तो ऊर्जा घनत्व को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। स्मॉल यू इक्वल टू इसका फार्मूला होता है 1/2 के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई स्क्वायर। इसका मात्रक होता है ऊर्जा घनत्व का जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका होता है ऊर्जा घनत्व का, U इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। जहाँ 1/2 आपका के क्या है, नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, यू है ऊर्जा घनत्व। तो ये होता है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, अगर आप सेकंड चैप्टर के इन 15 इंपॉर्टेंट फार्मूले को याद कर लेते हैं या फिर आप समझ लेते हैं तो आपको कोई और फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो चुटकियों में सॉल्व होंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा। अब वैद्युत धारा के बारे में तो हमें जानना ही जरूरी है, ठीक है। यानी कि वैद्युत धारा का सूत्र क्या होगा, तो धारा को हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। आप लोग नोट भी कर लीजिएगा या मैं पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आई इक्वल टू होगा Q/T, ये फार्मूला होता है। अब सभी को पता है आई क्या है, वैद्युत धारा, Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय है। तो ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा, आप लोग लिख लीजिए। देखिए, Q है आवेश, T है समय, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सूत्र। नेक्स्ट है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, ठीक है। दूसरा जो सूत्र हमारा होगा वो होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है, वो सूत्र बताओ। तो देखिए, वो सूत्र होता है आई इक्वल टू धारा बराबर NeAVD, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब जहां आई है धारा, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है क्षेत्रफल, ठीक है, VD क्या है, अपवाह वेग। तो देखिए, जो धारा है आपका और अपवाह वेग है, इन दोनों में संबंध जो प्रदर्शित करता है वो यही सूत्र है। तो जो मैं बता रहा हूं वो आप लिखिए। आई क्या है, धारा, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है, और VD क्या है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है धारा घनत्व। धारा घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं J से। धारा घनत्व को हम J से डिनोट करते हैं और J इक्वल टू होता है NeVD, ठीक है, NeVD। अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध बताइए तो ये सूत्र आप लिख सकते हैं। J बराबर NeVD, जहां J है धारा घनत्व, VD है अपवाह वेग, N आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। अगर कोई पूछे धारा घनत्व का सूत्र बताइए तो भी आप ये लिख सकते हैं J इक्वल टू NeVD। तो ऐसे ही फार्मूला जब आपको याद रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी सिर्फ 3 न्यूमेरिकल हुए हैं, आपको मैं 20 न्यूमेरिकल बताऊंगा, सॉरी फार्मूला बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वैद्युत प्रतिरोध। अब वैद्युत प्रतिरोध के बारे में किसको नहीं पता है, सभी को पता होगा। और वैद्युत प्रतिरोध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला होता है R इक्वल टू, R क्या है, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध, R इक्वल टू V/I। अब ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यही ओम का नियम भी है, ठीक है। इसे आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं V इक्वल टू IR। आपने इस प्रकार से लिखा हुआ देखा होगा V इक्वल टू IR, ठीक है। तो दोनों सेम है, हमने I और R का गुणा कर दिया, V निकल आए। तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध R इक्वल टू V/I और V इक्वल टू I/R सेम फार्मूला है, ठीक है। जहां V है वैद्युत विभवांतर, I है वैद्युत धारा, R है वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा है ओम का नियम। ओम का नियम का भी फार्मूला सेम वही होता है, V इक्वल टू, ठीक है, IR, V इक्वल टू IR या I इक्वल टू V/R, या आप लोग इसी फार्मूले को लिख सकते हैं I इक्वल टू V/R, ठीक है, वही फार्मूला I इक्वल टू V/R, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू V/I। तो किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं, सिर्फ एक फार्मूला आपको पता है, सब कुछ पता है, ठीक है। अगर V इक्वल टू IR पता है तो ये सब इसी फार्मूले से निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वैद्युत धारा निकालना है तो ये फार्मूला लिख सकते हैं, R निकालना है तो ये फार्मूला। तो इस प्रकार से मैंने अलग अलग बता दिया है, ठीक है, लेकिन सेम फार्मूला है। ये एक याद रखिए, सब याद है। जहां R क्या है, प्रतिरोध, I है वैद्युत धारा, V है वैद्युत विभवांतर। नेक्स्ट है हमारा अपवाह वेग तथा श्रांति काल में संबंध। अब ये श्रांति काल क्या होता है, तो देखिए, अपवाह वेग को हम डिनोट करते हैं VD से। VD इक्वल टू फार्मूला होता है EV/mL, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, इनटू टाउ। ये फार्मूला होता है अपवाह वेग तथा श्रांति काल में संबंध का। देखिए, यहां पर VD है अपवाह वेग, ठीक है,
ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वी है वैद्युत विभवांतर, एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एल है जो आपने चालक लिया उसकी लंबाई, ठीक है, और टाउ क्या है श्रांतिकाल। तो जो वीडी है और टाउ है, ठीक है, इन दोनों में जो रिलेशन प्रदर्शित करता है वो यही सूत्र है, ठीक है। तो वीडी इक्वल टू ईवी अपॉन एमएल इंटू टाउ। अब मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पर, टाउ क्या है श्रांतिकाल, टाउ है श्रांतिकाल, और उसके बाद में ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वी क्या है वैद्युत विभवांतर, ये वी है वैद्युत विभवांतर, ठीक है। तो 2-3 चीजें मैंने लिख दिया है, आप लोग याद रखिएगा, वैद्युत विभवांतर, एम क्या है, एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, तो सब कुछ पता चल गया आपको। नेक्स्ट है हमारा 7वां, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या होगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग डिनोट करते हैं रो से। किससे प्रदर्शित करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को, रो से, इस प्रकार से, ठीक है, कुछ पी के आकार का। रो इक्वल टू फार्मूला होता है ई अपान जे, ई अपान जे, यानी कि कहा गया है कि वैद्युत जो आपका होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो इक्वल टू ई अपान जे, जहां रो है विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम लोग कहते हैं रो है विशिष्ट प्रतिरोध, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जे है धारा घनत्व, तो जे को लिख देते हैं जे इक्वल टू धारा घनत्व, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट प्रतिरोध तो आपने पढ़ लिया, लेकिन विशिष्ट चालकता को कौन पढ़ेगा, तो इसको भी जान लेते हैं। विशिष्ट चालकता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो सबसे पहले इसको जानिए, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू होता है 1 अपान रो, 1 अपान रो, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहां पर आपको पता ही है रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, और सिग्मा क्या है विशिष्ट चालकता। तो सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो फार्मूला होता है, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैद्युत शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, और वैद्युत शक्ति यानी कि सामर्थ्य को हम डिनोट करते हैं पी से। पी इक्वल टू फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, ये फार्मूला होता है जहां आई है धारा, आर है प्रतिरोध, पी है वैद्युत शक्ति। लेकिन एक फार्मूला और आप बना सकते हैं, देखिए यहां पर आप लोग लिख सकते हैं पी इक्वल टू बी स्क्वायर अपान वी स्क्वायर अपान आर, ठीक है, वी स्क्वायर अपान आर। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये कैसे आ गया, तो सभी को पता है, अभी भी मैंने आपको बताया ओम के नियम में, ठीक है, कि आई इक्वल टू क्या होता है, चूंकि थोड़ा बता देता हूं, आई इक्वल टू होता है वी अपान आर, ठीक है, बी अपान आर। अब इस आई के स्थान पर अगर हम बी अपान आर रख दें तो क्या हो जाएगा बताइए, पी इक्वल टू, साइड में मैं बता रहा हूं, आई के स्थान पर लिख देंगे वी अपान आर, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर बी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका क्या बचेगा पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। तो इसी फार्मूले से हमने इसे निकाला है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है, तो सेम फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो देखिए अब जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये कोई फार्मूला नहीं है, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको न्यूमेरिकल लगाने में काफी हेल्पफुल होंगे। देखिए है हमारा 10वां, 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है, कितना वाट, तो 1 किलोवाट इक्वल टू 10 के पावर 3 वाट, ठीक है, या वाट को आप डब्ल्यू भी लिख सकते हैं जैसे यहां पर लिखा है, ठीक है। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 10 के पावर 3 वाट। अब 1 मेगावाट इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 10 के पावर 6 वाट, ठीक है। अब आती है एक अश्व शक्ति, एक हार्स पावर आपने सुना होगा, तो हार्स पावर जो होता है एक अश्व शक्ति की वैल्यू कितनी होती है, वो कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है एक हार्स पावर, यानी कि एक अश्व शक्ति। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना होता है, तो ये अगर हम लोग देखें तो 3 गुणे 10 के पावर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 वाट सेकेंड इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर जूल में बात करें तो क्या होगा, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है, तो वो होगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा को जूल में व्यक्त कीजिए, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, सेम टू सेम। नेक्स्ट है अगर हमें यूनिटों की संख्या ज्ञात करनी है, जैसे आपके यहाँ मीटर लगा है तो आपको यूनिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप लोग चेक कीजिए वोल्ट कितना है, ठीक है, इंटू कितने एम्पियर की धारा है, तो एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे, कितने घंटे का आपने यूज किया है, अपान आप लोग 1000 से उसे भाग दे दीजिए, आपका यूनिटों की संख्या निकल आएगी, उसी के हिसाब से आप लोग बिल दे दीजिए। तो देखिए यूनिटों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे अपान 1000, या आप लिख सकते हैं वाट गुणे घंटे अपान 1000, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं।
तो देखिए प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला होता है R इक्वल टू, कई प्रतिरोध आपके पास हैं तो R1 R2 मान लीजिए, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर आपके पास और भी हैं तो R4 R5 लिख सकते हैं। तो अगर श्रेणी क्रम में अगर आपके प्रतिरोध जुड़े हैं तो ये फार्मूला लगाइए, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जहां R है तुल्य प्रतिरोध, R1 है प्रथम प्रतिरोध, R2 द्वितीय प्रतिरोध, R3 तीसरे प्रतिरोध, ठीक है, या तीसरा प्रतिरोध। तो इस प्रकार से आप ये फार्मूला लगाइए। जबकि संधारित्र में उल्टा होता है, उसमें श्रेणी क्रम में क्या होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और इसमें उसके विपरीत। अब देखिए प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब मान लीजिए प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में, तो इसको 1/R लिखिए, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाएगा। अगर प्रतिरोध आपका समांतर क्रम में है तो इस प्रकार का फार्मूला लगाइए। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा सेल का विद्युत वाहक बल। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से। सेल के विद्युत वाहक बल को E इक्वल टू W/Q0, ठीक है, W/Q जूल प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो यही आपका होता है सेल के विद्युत वाहक बल का फार्मूला, E इक्वल टू W/Q0, जहां W है कार्य, Q है आवेश, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, तो ये आप सभी को पता है, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं R से, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल r से, और प्रतिरोध को हम कैपिटल R से। तो R इक्वल टू होगा आपका कैपिटल R ब्रैकेट में E/V-1। ये फार्मूला आपका होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का, ठीक है, स्मॉल r निकालने का। जहां स्मॉल r है आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R है प्रतिरोध, E है विद्युत वाहक बल, V आपका है विद्युत विभव, और -1, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा है परिपथ में अगर आपको धारा का मान निकालना है, जैसे आपको I निकालना है, आपको विद्युत वाहक बल E दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है, आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है, तो ये फार्मूला लगाइए, आपका परिपथ में बहने वाली धारा का मान निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको विद्युत वाहक बल दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है, आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है, तो आप परिपथ में धारा का मान निकाल सकते हैं।